हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट घटना जो हमारे पड़ोस में घट रही है उस पर बात करने वाले हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन हुआ, युवाओं का आंदोलन हुआ और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि वहाँ की सत्ता का पूरा परिवर्तन हो गया। आज कमोबेश ऐसी ही घटनाएं नेपाल में हो रही हैं। आज हम नेपाल में उठ रहे एक ऐसे विरोध की बात करेंगे जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान गया है। वास्तव में नेपाल ने सोशल मीडिया पर बैन कर दिया था और उसके खिलाफ जेन जी पीढ़ी संसद के अंदर तक घुस गई, संसद के अंदर विरोध करने पहुंच गई। महत्वपूर्ण यह है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध हो रहा है, बल्कि अगर आप देखेंगे आंदोलन के डीप डाउन देखेंगे तो ये भ्रष्टाचार का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और उसके साथ साथ डिजिटल आज़ादी और डिजिटल अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए भी स्पष्ट संदेश लेकर के आया है। तो आज हम जानेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसके क्या मतलब हैं और ग्लोबल लेवल पर इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स और मेरे वीडियोस के सारे लिंक्स मिल जाया करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया बैन क्यों हुआ, क्या हुआ था, इसके बारे में जानिए। वास्तव में 4 सितंबर 2025 को नेपाल ने अचानक 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ऐप्स पर बैन लगा दिया था, जिसमें एक्स है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, रेडिट है और ये ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे जिन पर बैन लगा दिया। कुछ चाइनीज़ 2-3 को छोड़ के लगभग सारे पर बैन लग गया। सरकार का यह कहना था कि यह कदम नफरत फैलाने वाली सामग्री, गलत सूचना, ऑनलाइन धोखाधड़ी, इन सब को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही साथ वास्तव में सरकार ने इन सारे मैसेजिंग ऐप्स को एक टाइमलाइन दिया था कि आप लोग इसमें हमारे यहाँ गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और हमारे कानूनी पंजीकरण के अंतर्गत आप हमारे यहाँ परफॉर्म कीजिए, काम कीजिए, अपने ऐप्स को यूज़ करने के लिए अलाउ करिए। ये सारे ऐप्स जो हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। इस वजह से सरकार ने इसको सीधे सीधे बैन कर दिया। सीधी बात यह है कि सरकार ने यह कहा कि ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है और इसलिए इन पर बैन किया जा रहा है। मुद्दा यह है कि जो आलोचक हैं, जो युवा हैं, वो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास मान रहे हैं, विरोधियों के आवाज को दबाने की कोशिश मान रहे हैं। स्पेशली जो जेन जी है और जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो इसके लिए सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्चुअली वो ये नहीं मानते कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन के लिए है। उनके हिसाब से सोशल मीडिया सूचना, नेटवर्क और यहाँ तक कि राजनीतिक सक्रियता का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। इस सब और इसके बंद होने से ऐसा लग रहा है कि उनके उन मौलिक अधिकारों पर, उनके अधिकारों पर, उनके एक्सप्रेशन पर सरकार कंट्रोल करना चाह रही है, उसे रेगुलेट करना चाह रही है। तो वास्तव में मुद्दा ये हुआ है। अब आते हैं आगे कि इस जो सोशल मीडिया बैन हुआ है, इसमें हुआ क्या, मतलब जेन जी का विरोध क्यों शुरू हो रहा है और कितना विरोध हो रहा है। वास्तव में अगर आप देखें तो इस विरोध प्रदर्शन को आज आयोजित किया गया। आप भीड़ देख रहे होंगे सड़कों पर। ये संसद भवन के अंदर तक घुस गई है। वास्तव में सरकार के खिलाफ, सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हजारों युवा जो हैं वो विरोध प्रदर्शन में उतर आए। जेन जी यानी कि वो लोग जो 97 से 2012 के बीच में जन्मी पीढ़ी है, उन्होंने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो शुरू हुआ था सोशल मीडिया बैन के खिलाफ, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला बन गया है, इस पर जोरदार प्रदर्शन करना शुरू किया। वे नारे लगा रहे थे, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया को नहीं, हमारी आवाज़ हमारा अधिकार है। अब कुछ युवा जो हैं वो संसद भवन में घुस गए। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर जो पुलिस तैनात थी उसने उन पर आंसू गैस के गोले चलाए, रबर बुलेट्स चलाई, पानी की बौछार की और इसकी वजह से युवा और एग्रेसिव हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हिंसक वारदात में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और काठमांडू के कई इलाकों में वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये वर्तमान स्थिति है। सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विपक्ष क्या इस पर कह रहा है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, यह भी जानिए। वास्तव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि यह सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। यहां तक कि उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट यह है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है यह भी प्लान्ड है।
उनका कहना है कि ये कदम नफरत फैलाने वाली सामग्री, उन्होंने जो अपनी बात को डिफेंड किया, अपने निर्णय को डिफेंड किया, उसके पीछे उन्होंने तर्क यह दिया कि यह कदम नफरत फैलाने वाली सामग्री, ऑनलाइन धोखाधड़ी और पंजीकरण नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिकल कदम था। लेकिन अगर हम विपक्ष और युवा वर्ग की बात करें तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ जो है एक तरीके का हमला मान रहे हैं। विशेषकर भ्रष्टाचार और सरकार की गलत प्रथाओं और गलत नीतियों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है उसको ये लोग राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं कि ये वास्तव में सरकार का संदेश है कि सरकार इतना स्ट्रिक्ट भी हो सकती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब युवा जो है वो सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता को दिखाने के लिए। वास्तव में अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें, अगर हम बात करें कि डिजिटल अधिकारों की बात करें तो नेपाल में जो जेन ज़ी का आंदोलन है यह वैश्विक प्रवृत्ति का ही एक हिस्सा है। अगर हम ग्लोबली देखें तो दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया पर नियंत्रण और जो सेंसरशिप है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन नेपाल में अगर युवा और जेन ज़ी की प्रतिक्रिया को ध्यान दें तो हम पाएंगे कि डिजिटल अधिकारों को अब एक मूलभूत अधिकार के तौर पर देखा जा रहा है और इसे भविष्य में मूलभूत अधिकारों की तरह ही मांग की जाने की संभावना है। युवाओं के लिए सोशल मीडिया केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि वो उनकी सामाजिक सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता का एक बहुत बड़ा मंच है और इसका बंद होना युवा सीधे तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो नेपाल में जो जेन ज़ी की आवाज़ उठी है, यह जो विरोध हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, इनफैक्ट हम कहें तो सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह मूवमेंट शिफ्ट हो गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और उसके साथ साथ डिजिटल अधिकारों के लिए भी यह एक संघर्ष का रूप बन गया है। यह आंदोलन यह दिखा रहा है कि युवा पीढ़ी अब चुप नहीं रहेगी और वे अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे, चाहे सड़क पर प्रदर्शन करना हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने अभियान चलाने हो। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनको भी यह ध्यान देना होगा कि युवाओं की एस्पिरेशंस के साथ चलना पड़ेगा। और यहाँ से यह सीख भी मिल रही है कि जो भी लोकतंत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी आज़ादी और उनमें अभिव्यक्ति को, युवाओं के उसके पार्टिसिपेशन को, उनकी सक्रियता को नज़रअंदाज किया जाना आज के दौर में संभव नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ये नेपाल का जो जेन ज़ी विद्रोह है ये पूरा का पूरा फोकस कर रहा है सोशल मीडिया बैन पर, भ्रष्टाचार पर और लोकतंत्र पर, यानी कि 3 बड़े मुद्दों के साथ अब ये आंदोलन बड़ा हो चुका है। पहली बात सोशल मीडिया बैन को, दूसरी बात भ्रष्टाचार के मुद्दे को और तीसरी चीज़ लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दे को। तो इसके साथ पूरा युवा और पूरा नेपाल का समाज खड़ा हुआ है। आपको भी यह बात ध्यान देनी चाहिए और आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि डिजिटल अधिकार अब लोकतंत्र का और जीवन के अधिकार का एक अहम हिस्सा बने हैं या आपको लगता है कि नहीं है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूं और अनाउंसमेंट ये है कि हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है, जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है 2026 के लिए, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अब बहुत कम समय बचा है। इसमें आज 8 तारीख है और कल तक ही आपका एडमिशन हो सकता है। 9 सितंबर तक ही आप एडमिशन ले सकते हैं। 9 सितंबर के बाद इसमें बैच शुरू हो जाएगा, यानी कल से ये बैच शुरू हो जाएगा। बहुत लिमिटेड समय है। आपको P2I कोर्स दिया जाएगा जो कि हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। इसमें आपको पूरी 18 बुक की सेट, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा अलॉन्ग विद द मेंटोरशिप प्रोग्राम, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। जो प्रीलिम्स में बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको दिल्ली में रह करके प्रीलिम्स के समय तैयारी करने का मौका दिया जाएगा। प्रीलिम्स का पास होने के बाद आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी दिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इस सब के साथ दिया जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी और इन सब के लिए कोई अलग से फीस नहीं है। फीस केवल हमारी 24,999 रुपये है जो कि आप 2026 के इस फाउंडेशन बैच के लिए देंगे। इसमें आपको ये सारी सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन ये फीस कब मिलेगी? ये फीस मिलेगी आपको तब जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए, आपको जब भी स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेना है आपको ये कोड इस्तेमाल करना चाहिए। इस कोड के इस्तेमाल करते ही आपको सबसे सस्ता कोर्स
हमारे यहाँ से मिलेगा, स्टडी IQ से मिलेगा। फिर चाहे वो GS का कोर्स हो, फिर चाहे वो ऑप्शनल का कोई बैच हो। आप इस कोड को हमेशा दिमाग में रखिए और इस कोड का इस्तेमाल करिए। बहुत शुभकामनाएं हैं जो बच्चे 26, 27 या 28 किसी भी ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारे कोर्सेज़ में जो सबसे सस्ती फ़ीस का ऑफ़र है वो 12 सितंबर तक ही अवेलेबल है। इसके बाद 12 सितंबर के बाद फ़ीस बढ़ जाएगी और अब आपको उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो आप जितना भी अरेंजमेंट करना है, जिस तरह से भी ज्वाइन करना है, कोई कन्फ्यूज़न है, आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा होगा, कॉल करिए, टीम आपसे संपर्क करेगी। या फिर हमारी वेबसाइट पर जाइए, ऐप पर जाइए, वहाँ पर आप हमारी डिटेल्स को देखिए, ब्रोशर को डाउनलोड करिए, डिटेल्स को अच्छे से देखिए और समझिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन का प्रक्रिया और परंपरा है वो आपको भी उतना ही हेल्पफुल होगी अगर आप लगातार मेहनत करेंगे। तो इस हिसाब से आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि 12 सितंबर से पहले आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आप चाहे UPSC का कोर्स ले रहे हो, चाहे ऑप्शनल का ले रहे हो, चाहे स्टेट PCS का ले रहे हो या जुडिशरी का, आप कोई भी कोर्स हमारे यहाँ से ले रहे हो, आप ये कोड इस्तेमाल कीजिएगा, आपको सबसे सस्ता फीस मिलेगा। लेकिन यह लाभ आप केवल 12 सितंबर तक उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।